हाँ जी, स्टार्ट करें। रिजल्ट आ गया क्या? तुम्हारा रिजल्ट आया क्या? यस सर। कैसा है रिजल्ट इस बार? कैसा है बताओ तो। अच्छा है सर, बेकार है बोल सकते हो। सर अच्छा है सर। अच्छा है। 5 मिनट बात करें फिर रिजल्ट के बारे में, फिर स्टार्ट करते हैं ना। तो नाम मैंने खोल लिए हैं, जो जो बैठे हैं सब बच्चे। आयुष यादव। 1 मिनट रुको। हाँ जी। आयुष, अक्षत कौशिक, अर्पित। यस सर। मार्क्स कितने? अक्षत मार्क्स। कितने? कम है सर। मेहनत करो फिर। अर्पित, यस सर। मार्क्स। सर 144 है। टोटल? टोटल? सर 144। टोटल टोटल मतलब? टोटल मतलब पीसीबी। पीसीबी। पीसीबी पूछ रहा हूँ मैं। अर्पित? सर 449। अच्छा, ठीक है। आयुषी? यस सर। मार्क्स? फिजिक्स में फिजिक्स और टोटल दो मार्क्स बताने हैं। फिजिक्स बताने हैं और टोटल बताने हैं। फिजिक्स में 120 और टोटल 342। टोटल टोटल में काफ़ी डिफरेंस है। यस सर। टोटल ज़्यादा आने चाहिए। बाकी सब्जेक्ट पे काम करो, पर लास्ट टाइम जो फिजिक्स में मार्क्स आए थे वो भी इतने ही थे शायद, है ना? 110 120 इतने ही थे ना? नहीं सर, लास्ट टाइम फिजिक्स में कम थे। अच्छा, उससे पहले? उससे पहले 100 के राउंड थे अच्छा, फिजिक्स में। लास्ट जो दो टेस्ट गए हैं उससे +20 है तो परफॉर्मेंस ठीक है। पेपर इस बार इजी था। +20 है तो ठीक है। अगर तुम +20 नहीं हो तो तुम्हारी परफॉर्मेंस लास्ट टाइम से डाउन है। सर नंबर्स काउंट मत करो, पेपर का लेवल भी होता है। नेबोलिना? यस सर। मार्क्स? फिजिक्स में 153, टोटल 543। 153 एंड 543, ये स्कोर। 153 तो अच्छा स्कोर है। लास्ट टाइम तो शायद, लास्ट टाइम से तो काफ़ी ज़्यादा है ना? यस सर। बहुत बढ़िया। मतलब इस, तुम्हें हर बार प्लस करना चाहिए। तुम्हारे एफर्ट्स हर बार प्लस दिखाई देने चाहिए। वापस जाना मतलब गलत है। तो हमेशा प्लस करो, बहुत बढ़िया है। शाबाश। थैंक यू सर। हर्षिज्ञा? यस सर। बताइए मार्क्स। सर फिजिक्स में 60, टोटल 350 के। फिजिक्स में कितने हैं? 60 16? नहीं 60। 60? यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। तो फिजिक्स काफ़ी वीक है ना? समझ में कम आती है क्या फिजिक्स? हाँ सर। चलो तो आगे चलते हैं। ये हो गया। कौशिकी? कौशिकी? Yes, sir. So 421 total or 112 physics.
लास्ट टाइम कितने थे? So last time 120. लास्ट टाइम 120 थे Yes, sir. और इस बार 112. तो बहुत कम है। Yes, sir. +20 तो वो गए, +20 होने चाहिए, पेपर इजी था, और -8 और हो गए, 30 मार्क्स का डिफरेंस है। So 120 थे पहले. 1, 20. हाँ तभी तो 120 और 112 में कितना डिफरेंस हो गया? 8. 8, और +20 होने चाहिए थे, Okay. कितने हो गए? 30. हाँ। खुशी, खुशी, कृतिका, So 148 फिजिक्स और 487 टोटल। इम्प्रूवमेंट है या सेम है? सो इम्प्रूवमेंट है, फिजिक्स में तो 101 थे लास्ट टाइम। अच्छा 120 हो, अच्छा 120 नंबर प्लस मान है, 20 तो होने ही चाहिए पेपर के अकॉर्डिंग, 20 तुम्हारे एफर्ट्स है ना, शाबाश, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। प्राची, प्राची, नैन्सी रहेगी ना, नैन्सी, नैन्सी यस सर। बताइए। सर 77। अच्छा, और टोटल? सर टोटल है। टोटल टोटल है ये? यस। ओहो, क्यों इतनी खराब परफॉर्मेंस क्यों है? कोई बात नहीं, क्लास के बाद ना 12 बजे के बाद फोन करना मुझे, ठीक है? कोई रीजन है तो बताना, ठीक है? ओके सर। ठीक है। प्राची, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर फिजिक्स में 133 है और टोटल 342 है। प्राची 133 है? मेरी नजर तो गई यस। नहीं उसके ऊपर, एक मिनट चेक करूं क्या? ठीक से याद है? यस सर। चलो टोटल कितने हैं? सर 342। अच्छा, लास्ट टाइम कितने थे फिजिक्स में? सर 127। तो कम है फिर तो, यस सर। क्योंकि मेरे दिमाग में रहती है पिक्चर की प्राची अच्छा करती है फिजिक्स में, सही स्कोर करती है, तो मैंने ढूंढा, मिला ही नहीं मेरे को प्राची, शायद नाम बहुत नीचे होगा ना, बहुत नीचे है क्या रैंक? सर टोटल कम आया ना इस बार। हाँ हाँ हाँ, मेरे को मिला नहीं। ऐसा मैं जब रिजल्ट की बात करता हूँ तो पूरा होमवर्क करके आता हूँ, हर बच्चे के मार्क्स मुझे पता होते हैं, और तो मेरे को बस डिस्कस करना होता है कि कौन क्या कहता है, किसको कैसा फील हो रहा है, पूरा होमवर्क करके तब रिजल्ट डिस्कस करता हूँ मैं हमेशा। तो मैं यस तुम्हारा सर। तुम्हारा नाम मिला नहीं मुझे, तो काफी नीचे होगा। चलो कोई बात नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान दो। फिजिक्स में अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि 127 अगर लास्ट टाइम थे ना, तो इस बार 145 प्लस होने चाहिए थे। यस सर। नैन्सी के बाद रिया, सॉरी प्राची के बाद रिया, रिया, स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा तो न्यू एडमिशन है ना, बोल तो जो भी है, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? यस किसी को कुछ, सर। किसी को कुछ नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, इतना थोड़ा बहुत ही आता है। सर मेरे को लगा एक कोर्स नया देखा था अभी मैंने थोड़ी देर पहले। अच्छा अच्छा, तो टेस्ट दिया था क्या? सर मेरा पेपर ही शो नहीं हुआ, मैं 2 घंटे तक लेके बैठी रही, लोकेशन ने बोला बेटा करते करते 5 मिनट बोला और 1.5 घंटे बाद मैसेज आया बेटा आपकी स्ट्रीम गलत है स्कूल में। अच्छा कोई बात नहीं, इस बार जब नेक्स्ट टेस्ट हो ना, उससे पहले कांटेक्ट कर लेना, और अपनी सारी सेटिंग्स में तो अपना श्योर कर लेना कि ठीक है सब कुछ, है ना, कि मेरा कैंपस के ऊपर रजिस्ट्रेशन ये सब। एंड टाइम ओके। पर हम करते हैं तो वो होता भी नहीं है, और मतलब हो भी गया आधे घंटे वेस्ट करके, फिर हम टेस्ट का टाइम कम मिलता है, फिर हम परफॉर्म नहीं कर पाते, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो अभी कल नहीं हुआ कोई बात नहीं,
पर नेक्स्ट टाइम हो जाना चाहिए, उसके लिए हमें आज से ही सोचना है, और हम रेगुलर कांटेक्ट में रहेंगे, हर 2 दिन में फोन करते रहना लोकेश सर को और पूछते रहना सर मेरा क्या रहा है, ठीक है? कोई बात नहीं, होता है, 1-2 बार सबके साथ हो जाता है ये। चलिए कौन रह गया, 1 मिनट रुको। सोनिया यस सर। बताइए। सर 140 फिजिक्स में और टोटल 513। अच्छा ठीक है, तो शायद ग्रुप में 1-2 बार टॉप भी किया है ना फिजिक्स में, 1 बार या 2 बार। यस सर। तो कंसिस्टेंटली वही चाहिए मुझे, ऊपर नीचे नहीं। ऐसा किसी पार्ट पर कोई प्रॉब्लम हो ना तो हम बात भी करें, करें क्या किसी पार्ट पर बात, प्रॉब्लम हो तो किसी पार्ट पर, है क्या कोई प्रॉब्लम? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ मेरे पार्ट पर है सर, ऐसे बोलो। यस सर। यस सर नहीं बोलना, बोलना है क्लियरली। सर मेरे पार्ट पे प्रॉब्लम है। मैं पढ़ती कम हूँ। हाँ। हाँ मैं पढ़ती कम हूँ, सेंटेंस बोल पूरा। मैं कम पढ़ती हूँ। हाँ ऐसे बोला कर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सुमन। सर फिजिक्स में 110 है। अच्छा बहुत बढ़िया, पहली बार आए ना 100+, ये पहले भी आए हैं? नहीं सर, पहली बार ही दिया है। अच्छा हाँ, टेस्ट पहली बार दिया है? यस सर, वो पिछली बार चला नहीं था। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब पहले टेस्ट में 100+ है तो अच्छा है। सो इसको मतलब कंटिन्यू रखना है हमें, इसको मेंटेन करके रख सकते हैं क्या हम? यस सर। अच्छा देखते हैं नेक्स्ट टाइम। चलिए वो, और बाकी टोटल? सर टोटल 245। 245 टोटल पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, टोटल कम है। सर वो केमिस्ट्री में कम। कोई बात नहीं, हो जाएगा, धीरे धीरे मेहनत करो सब्जेक्ट पर, हो जाएगा इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट पर आते हैं, किरण। किरण, अच्छा ऑडियो कनेक्ट नहीं है, चैट पर डाल बेटा, चैट पर आओ। किरण, किरण की फ्रेंड कौन है तुम में से? ये तो लास्ट ईयर तुम्हारी सेक्शन में थी ना, एनटीएससी में? नो सर। किरण कुशवाहा और एक किरण अलग अलग है क्या दोनों? सर किरण, शायद एक ही है। अच्छा एक ही है। किरण कुशवाहा किसकी फ्रेंड है? सर मेरी भी है, सबकी है सर। तुम्हारी क्लास में थी ना वो? सर 9th 8th में थी। अच्छा, कांटेक्ट में हो तुम उसके? यस सर। क्लास अटेंड करती है? करती है सर। अच्छा ठीक है, एक बार मेरे को पता नहीं उसको कांटेक्ट करना है, उसको बोलना मेरे को कॉल करेगी ना। अब वो पता नहीं, वैसे है तो किरण आवाज आ रही होगी मेरी, पर उसका माइक शायद कनेक्ट नहीं हुआ तो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती, चैट पर कर सकती है। किरण, किरण आवाज आ रही है? चैट पर लिख सकते हैं हम यस सर। हाँ, तुम्हें ना कॉल करना है आज 12 बजे के बाद, 12 तक तुम्हारी क्लासेस होती हैं, उसके बाद, ठीक है? हाँ जी, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे बात हो गई, जो प्रेजेंट थे, कुछ बच्चे लीव कर जाते हैं जब बात करने लगता हूँ मैं उस दिन, 4-5 बच्चे लीव कर जाते हैं, क्या हमसे पूछेगा तो क्या क्या। तो चलो जो है प्रेजेंट उनको, उनसे बातें हो गई। और तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक पता होगा क्या है? क्या है नेक्स्ट टॉपिक, बताओगे? सेंटर ऑफ मास। कुछ बताया मैंने इसके बारे में तुम्हें, क्या है ये? प्लेन वाले क्वेश्चंस में फोकस। हाँ नहीं, देखो अब जो फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है ना, ये बॉडीज के ऊपर है। अब तक हमने पार्टिकल डायनेमिक्स, पार्टिकल काइनेमेटिक्स पढ़ी थी, अब हम लोग बॉडीज को डिस्कस करेंगे। बॉडी में और पार्टिकल में डिफरेंस है, ठीक है? और थोड़ा सा मतलब तुम्हें फोकस भी ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ी सी टफ भी लग सकती है, काम भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ तक बहुत अच्छे से मेंटेन किया तुम लोगों ने, ऐसे ही इसको आगे मेंटेन करो, काफी सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं फिजिक्स में। तो
पर ये सेम चीज मेंटेन करने के लिए, सेम स्कोर मेंटेन करने के लिए तुम्हें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जो 2 चैप्टर आ रहे हैं नेक्स्ट, एक सेंटर ऑफ मास, एक रोटेशन। नेक्स्ट टेस्ट तुम्हारा क्यूमुलेटिव टेस्ट है, सेंटर ऑफ मास का टेस्ट है। नेक्स्ट टेस्ट सर उसमें सर कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी आ रहा है। हाँ, ये सेंटर ऑफ मास में आएगा सब कुछ, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो तुम एनएलएम में मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने कहा था कि कंजर्वेशन बाद में आएगा, रॉकेट प्रोपल्शन वगैरह का क्वेश्चन आया होगा उस टाइम, वो सब यहीं आएगा। नहीं, टेस्ट तो इसी का है ना कि क्यूमुलेटिव टेस्ट है, फिर लास्ट रिवीजन टेस्ट है। टेस्ट तो यही है ना टॉपिक हमारा, ये पूछ रहा हूँ मैं, ये रिवीजन टेस्ट है अभी। रिवीजन टेस्ट कब है मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। कमिंग टेस्ट रिवीजन टेस्ट है, सिलेबस टेस्ट है? सर रिवीजन टेस्ट है। अभी सिलेबस नहीं आएगा नया कुछ? नहीं सर सिलेबस नया आएगा। सिलेबस आएगा सर। सर नया सिलेबस है। अच्छा अच्छा, नया सिलेबस है, ठीक है ठीक है। और सेंटर ऑफ मास ही है ना, वो सेंटर ऑफ मास ही है ना? यस सर। ठीक है ठीक है, सेंटर ऑफ सर नया सिलेबस कोलिजन एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। सेंटर ऑफ मास उससे अगले टेस्ट में। सर सेंटर ऑफ मास भी है। हाँ वही वही स्टार्ट करते हैं। देखिए सेंटर ऑफ मास, एक मिनट रुकना है, माउस नहीं, पेन ना काम नहीं कर रहा, चल नहीं रहा, मैं देखता हूँ। हाँ जी देखिए, सेंटर ऑफ मास, पहली बात तो ये होता क्या है और हमें स्टडी क्या करना है, दो बातें करते हैं। सेंटर ऑफ मास मतलब, सेंटर ऑफ मास समझ रहे हो, सेंटर मतलब पॉइंट होगा कोई ना कोई, इट इज ए पॉइंट। inside the body or outside, where whole mass
of body or system of particle supposed to be concentrated। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है, जरूरी नहीं कि बॉडी में ही हो, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल है तो इनके ऊपर ही कहीं ना कहीं हो, बाहर भी हो सकता है। देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ पहले मैं एक बार। ये सपोज एक रोड है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास पेन है ना, पेन होगा सबके पास। तो उस पूरे पेन में एक पॉइंट मिलेगा तुम्हें, कहीं पॉइंट मिलेगा। ये सपोज पॉइंट है P, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर अगर तुम सपोर्ट करो ना इसको, तो शायद ये बैलेंस हो सकता है, ना तो इधर गिरता है ना ये इस तरफ गिरता है, यही हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहता है। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही रहता है। अगर कोई फिक्स पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट मिल सकता है तुम्हें, हर बॉडी में होता है ऐसा एक पॉइंट। यूनिफॉर्म रोड है तो तुम उसको, पेन को देखो, पेन को ना किसी एक पॉइंट पर सपोर्ट करके शायद तुम उसको होल्ड कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल में शायद एक ही पॉइंट पूरे पेन में ऐसा मिलेगा तुम्हें, तो वो पॉइंट उस बॉडी का या पेन का सेंटर ऑफ मास माना जाता है। कि जहां पर पूरा मास, हम मान लें कि पूरा का पूरा मास यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट है, और जिस पर हम लोग नेट फोर्स अगर लगा दें तो वो बॉडी रेस्ट पर आ सकती है या रेस्ट पर रह सकती है, इक्विलिब्रियम में रह सकती है। ऐसे ये पार्टिकल है, ये 4 पार्टिकल सपोज ये M1, M2, M3 एंड M4। चारों पार्टिकल की पोजीशन हालांकि अलग अलग है। अगर हम लिखना चाहें कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। M1 का पोजीशन वेक्टर कुछ होगा, मान लेते हैं R1 है। M2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। M3 का R3 है। M4 का R4 है। ये R1, R2, R3 जो है वो पोजीशन वेक्टर्स हैं। ये x एक्सिस y एक्सिस है, ये 0 0 0। तो चारों पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग है, सबका पोजीशन वेक्टर भी अलग अलग है। पर ऐसा हो सकता है किसी एक पॉइंट पर हम लोग मान सकते हैं कि सारा का सारा मास यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट है, मतलब इन चारों पोजीशन पर अलग अलग रखा होना, या उस एक पॉइंट पर रखा होना। सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये 4 पॉइंट अलग अलग दिए हुए हैं, तो एक पॉइंट मुझे ऐसा मिल जाएगा। सपोज यहाँ मिल जाता है, यहाँ पर मिल जाता है एक पॉइंट ये, और मैं इसको लिखता हूँ कैपिटल M और ये RCM। तो इन चारों मास को इकट्ठा करके यहाँ पर कैपिटल M जो है वो है M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। इन चारों का अलग अलग जगह पर होना या इन चारों का एक ही जगह पर होना, यहाँ पर ये इक्विवेलेंट है। सेम बात तो नहीं है, देखो पोजीशन अलग अलग है, सेम तो नहीं बोल सकते लोग, सेम है पर इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब इन सब का जो कंबाइंड एक्सेलरेशन होगा वो वही होगा जो इसका अकेले का है। इन सब की जो वेलोसिटी होगी, कंबाइंड वेलोसिटी, इसको एवरेज बोल सकते हैं। मास टाइम्स वेलोसिटी का प्रोडक्ट अगर देखें तो वो सब वही आएगी जो इसकी आएगी। तो इन चारों को अलग अलग स्टडी करके ग्रुप में कंबाइन करना और इस अकेले को एक जगह पर रख करके स्टडी करना, ये बातें सेम है। ऐसा सेंटर ऑफ मास कहता है। सेंटर ऑफ मास पॉइंट को समझने की कोशिश करो। सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है पूरी बॉडी में या सारे ग्रुप में, सपोज 20-30 पार्टिकल्स हैं तो 20-30 जगह अलग अलग वो पार्टिकल रखे हुए हैं। हम अलग अलग जगह पर जाने से अच्छा है कि उन सबको एक ही जगह मान लेते हैं कि ये सारे पार्टिकल इन सब जगह से हटा के एक ही जगह रख दो, तो मास तो सारा कंबाइन हो गया। अब सारे पार्टिकल हमने उठा लिए 20 जगह से, M1 प्लस M2 प्लस M3 सारे मास उठा लिए, एक जगह रख दिए, तो सारे मास, टोटल मास तो हो गया सारे पार्टिकल्स का मास का सम, जैसे मैंने यहाँ लिखा है M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। और RCM क्या होगा? R1 RCM वो पॉइंट जहां पर तुम्हें रखना है कि इसकी डायनामिक्स सेम रहे। इन सब की डायनामिक्स इंडिविजुअल हम देखते हैं, वो इस अकेले पार्टिकल की डायनामिक्स के इक्विवेलेंट है। समझ रहे हो कि हम पूरी बॉडी पर फोर्स लगाएं या उस एक पॉइंट पर जो पार्टिकल माना गया वहां पर फोर्स लगा दें तो हमें सेम डायनामिक्स देखने को मिलती है।
सेंटर ऑफ मास एक स्पेशल पॉइंट होता है पूरी बॉडी में। कहते हैं पूरी बॉडी को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, पूरी बॉडी का मास उठाओ एक जगह रख दो कि यहाँ पर है, ये इसकी पोजीशन है और इसका मास है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर हम बॉडी को देखते हैं कि बॉडी को हमें ब्रेक करना है। बॉडी को तुम अब बॉडी ऐसे नहीं देखोगे बॉडी क्या है, बॉडी तुम देखोगे बॉडी इज द ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। बस तुम्हें यही देखना है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। बॉडी में तुम्हें यही देखना है। जब भी बोला जाए कि बॉडी एक बॉडी है, बॉडी मतलब क्या है कि शेप क्या है वो ठीक है, सारी बातें शेप होंगी, उसके डायमेंशन दिए होंगे, लेंथ होगी, स्फीयर है तो रेडियस दिया होगा, सर्कल है तो रेडियस दिया होगा, वो सारी बातें ठीक है। पर हमें उस बॉडी को हमेशा देखना ऐसे ही है कि ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है, और डायमेंशन दिए जाते हैं ना तो वो फैशन बताया जाता है किस फैशन में पार्टिकल्स अरेंज है। अब सपोज सर्कल तुम्हें बता दिया ये एक सेंटर है, तो बहुत सारे सर्कल मतलब क्या, मैं कहता हूँ सर्कल मतलब एक बॉडी है और बॉडी ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है। तो मैं क्या कहता हूँ कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, पर मुझे बताया गया ना कि सर्कल में है सारे पार्टिकल, तो मैं कहता हूँ कि सारे पार्टिकल कुछ ऐसे रखे हुए हैं कि वो सेंटर से सारे क्या है, ये सारे सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो डायमेंशन जो बताया जा रहा है वो डायमेंशन का मतलब सिर्फ वो फैशन है जिस फैशन में रखे हुए हैं, जो ट्रेंड में रखे हुए हैं, बस। बाकी है तो ये सारे पार्टिकल अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर प्लेस कर दिए जाएं तो सर्कल बन जाता है। हम कहते हैं कि सर्कल है, हमारे पास जो बॉडी है वो सर्कुलर है, ये सर्कल वायर है, ऐसे बोल देते हैं। स्क्वायर है तो मतलब हमें पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल होगी जिसमें सारी साइड सेम होंगी और एडजेसेंट टू साइड्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। पार्टिकल्स कुछ ऐसे अरेंज कर देते हैं, है ये स्क्वायर ही, और हम क्या देख रहे हैं पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, और पार्टिकल कुछ किसी पर्टिकुलर फैशन में इनको अरेंज किया जाता है, तो हम बोल देते हैं पार्टिकल से स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर बनने का मतलब भी जो भी कुछ था, तो ये तो एक नाम है, और ये नाम जो है शेप का नाम तुम्हें ये बताता है कि पार्टिकल किस तरह से अरेंज किए गए हैं। है बहुत सारे पार्टिकल्स ही, ठीक है। चलिए, ये तो था कि तुम एक सेंटर ऑफ मास सोचना कैसे सेंटर ऑफ मास होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। In this section, we will discuss the overall motion of a system. Of particles in terms of a very special point. कॉल्ड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। देखो, हमें मोशन स्टडी कर रहे हैं, अब तक भी मोशन स्टडी करते आए हैं हम लोग। पहले एक पार्टिकल का मोशन था, काइनेमेटिक्स देखी, फिर डायनामिक्स देखी, फिर पार्टिकल के ऊपर हम लोगों ने फिर कुछ लॉज सीखे स्पेशल, वर्क एनर्जी थ्योरम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, ये सारी बातें सीखी। बस हमें अपने टॉप डिस्कशन को सिर्फ थोड़ा एक्सटेंड करना है। अब अभी तक हम लोग एक पार्टिकल की बात करते आए थे, अब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। बॉडी है तो भी क्या, बॉडी है तो मतलब क्या, बॉडी का मतलब कि पता नहीं क्या आ गया ये, बॉडी मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। बॉडी का मतलब मैंने ये लिखा है, बॉडी मीन्स ग्रुप ऑफ पार्टिकल। अब तक तुम एक पार्टिकल को स्टडी करते आए थे, अब तक हमें नहीं मतलब था कि बॉडी की शेप क्या है, कैसी उसकी शेप है, कैसा उसका साइज है।
हम लोग उसको अवॉइड करते हैं, देखते ही नहीं, हमें मतलब नहीं था। इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप्स हम लोगों ने पढ़ी सारी चीजें, पर अब सेंटर ऑफ मास में जब आ गए तो अब शेप एंड साइज मैटर करते हैं। इसमें काफी मैथमेटिक्स भी है, इंटीग्रेशन भी काफी लगेगा, प्रैक्टिस कराऊंगा मैं काफी ज्यादा, पर थोड़ा सा तुम्हें ज्यादा काम करना पड़ेगा, थोड़ा टफ भी लग सकता है। पर एक बार तुम जैसे तुम वर्क पर एनर्जी में एक बार उलझे थे, सर क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्वेश्चन नहीं हो रहे, फिर आप बाद में आते आते स्मूथ हो जाते हैं। अगर तुम कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स करते रहो तो वो तुम्हारे पार्ट पर होता है। इनिशियली सारी चीजें टफ लगती है, काइनेमेटिक्स जब आए थे तो हो सकता है बहुत पता नहीं क्या आ गया ये, ऐसे डायनामिक्स भी, अब म्यू एंड फ्रिक्शन फोर्स और पता नहीं क्या होता है, ये सारी बातें इनिशियली तुम्हें टफ लगती हैं, पर तुम्हारा जो हार्ड वर्क है ना, उसके सामने हर चीज सरेंडर कर देती है तुम्हारी मेहनत के सामने। तो तुम्हें सेंटर ऑफ मास इजी लगेगा, मुझे पक्का पता है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हो। ठीक है, तो एक स्पेशल हमें तो बहुत सारे पार्टिकल्स को एक साथ स्टडी करना है, तो लिखा भी यही है, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स या बॉडीज हम बोल देते हैं। इन टर्म्स ऑफ ए वेरी स्पेशल पॉइंट, उन सारे पार्टिकल को भी ऐसे स्टडी नहीं करना कि उनको अलग 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 स्टडी करेंगे, उन सबको भी हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, उन सबको रिप्लेस कर देंगे एक सिंगल पार्टिकल से, एक सिंगल पॉइंट से। ये 5 पार्टिकल है, इन 5 पार्टिकल की जगह एक पार्टिकल बनाया, और उसको 5 अलग अलग पोजीशन पर थे, और उसको यहाँ रखा गया। कहाँ रखा गया? जहाँ रखा जाता है, जहाँ पर उसकी इक्विवेलेंट पोजीशन मानी जाती है, उस पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ मास। कि 4 पार्टिकल है, तुम्हें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ मास m m एंड m, साइड a। तो 3 जगह पर रखे हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो मान सकते हो कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे ही है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इन तीनों पार्टिकल को हम, ये तीनों एक पोजीशन पर है, कोई पूछे कि 3 पार्टिकल अलग अलग जगह पर रखे हैं, पास करते हैं। खुशी, खुशी, देखिए तो ये पार्टिकल्स हैं m m एंड m, तीनों पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पर रखे हुए हैं, किंतु इन तीनों पार्टिकल को हटा करके हम एक ही जगह रखना चाहते हैं, और मानते हैं कि ये तीनों पार्टिकल 3 अलग अलग जगह पर हैं, और इनकी जो डायनेमिक्स है वो सिंगल पार्टिकल की डायनेमिक्स या ये इसकी इक्विवेलेंट है। सेम तो हम नहीं बोल सकते 3 को और 1 को, पर इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर इन तीनों को हटाया मैंने, उन तीनों को हटा के इनके ऊपर जो है यहाँ एक मास रखा, कंबाइंड मास, दैट इज 3m। और कहाँ रखना चाहिए वो पोजीशन तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी, कि इन तीनों को 3 अलग अलग जगह पर रखे हैं, और इन तीनों को हटा के एक अलग पॉइंट पर रखेंगे, हालांकि किसी और पॉइंट पर, और किसी और पॉइंट पर रखेंगे तो वो पॉइंट, अब वो जो उसकी डायनेमिक्स होगी इस पॉइंट पर, इन तीनों की जो अलग अलग करने के बाद थी वो सेम डायनेमिक्स होगी, और इस पॉइंट को बोला जाएगा सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास तुम्हारी मर्जी से नहीं आएगा, कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन हमें करनी पड़ेगी कि यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास आएगा। हाँ, पर आएगा जरूर। हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है, और सेंटर ऑफ मास हुआ है कि पूरे मास को कंबाइन करके एक उस जगह पर रख दें, तो बात ऑलमोस्ट सेम है। ये होता है सेंटर ऑफ मास। देखिए सेंटर ऑफ मास of n particles,
तो मास है m1 m2 अप टू mn, और पोजीशंस हैं, पोजीशंस r1 r2 अप टू rn। ये ऐसे है कि ये एक मास m1 है और उसका पोजीशन वेक्टर r1 है। ये m2 r2, ये m3 पोजीशन वेक्टर r3, ये mn पोजीशन वेक्टर r1। तो n पार्टिकल्स हैं, मास है m1 m2 m3 अप टू mn। इन सब की पोजीशन अपनी अपनी, m1 की पोजीशन अगर यहाँ से देखें इसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो पोजीशन वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है, दैट इज ये r1 है, इसको r1 बोलेंगे। तो इन सारे मास को कंबाइन करूं तो टोटल मास कितना हो जाता है? टोटल मास, अगर मैं टोटल मास कंबाइन करूं, टोटल मास अगर मैं देखूं तो टोटल मास हो जाता है m1 प्लस m2 अप टू mn। इस सारे मास को कंबाइन करके रखना चाहता हूं मैं, तो मैंने यहाँ पर रखा, ये मान लेते हैं ये है सेंटर ऑफ मास। तो मुझे पोजीशन पता करनी है, पोजीशन जब r1 r2 r3 और rn गिवन है तो तुम्हें rcm कैलकुलेट करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, m1 r1 प्लस m2 r2 मास टाइम्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, लास्ट है m1 mn rn, ये वेक्टर फॉर्म में है, और टोटल मास। टोटल मास मतलब सारे पार्टिकल्स का मास जितना भी होता है। ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मिल गई। ये r जो है, r थीटा हमारा पोलर फॉर्म में रहता है। कार्टेशियन x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट अगर लिखने हो, xcm तुम्हें चाहिए तो m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू mn xn, m1 प्लस m2 अप टू mn। ycm m1 y1 m2 y2 up to mn yn। और टोटल मास, सिमिलरली तुम ZCM भी लिख सकते हो, z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 z1 प्लस m2 z2 up to mn zn divided by total mass, and that will be m1 m2 up to mn। ये तो था n पार्टिकल्स की बात। अगर हम दो पार्टिकल की बात करें तो दो पार्टिकल, तो ये m1 r1 प्लस m2 r2 हो जाएगा। दो पार्टिकल के लिए मैं कुछ पॉइंट लिखता हूँ, नोट। सेंटर ऑफ मास cm लिखूंगा, समझ जाना सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। अगर दो ही पार्टिकल हैं तो हमेशा सेंटर ऑफ मास लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर आएगा। ये m1 है, ये m2 है, ये इनका लाइन ज्वाइनिंग, इसको बोलते हैं लाइन ज्वाइनिंग। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, इस पर ही कहीं आएगा। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, कहीं तो आएगा। तो ये मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ मास है तुम्हारा, इन दोनों के बीच में आएगा। देखें एक बार यहाँ से कुछ कंक्लूड भी करेंगे। और ये जो जैसे सिंपलेस्ट पॉलीमास सिस्टम हुआ करता था ना, और मैंने कहा था इसका एक्सेलरेशन और उसकी टेंशन याद कर लो, डायरेक्ट यूज हो जाते हैं।
ऐसे टू पार्टिकल सिस्टम में ऐसा होता है। अगर मैं देखूं टू पार्टिकल सिस्टम में कि M1 M2 है और इनके बीच में जो है डिस्टेंस जो है वो R है, तो सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ से कहीं तो आएगा ही है ना, कहीं तो आएगा ही। R डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इन दोनों के बीच में होगा और तुम्हें पता करना है, कि कहाँ पर है। हम क्या करते हैं, अब हमें तो पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ कि पॉइंट P जो सेंटर ऑफ मास है, P का जो डिस्टेंस है वो x है फ्रॉम M1, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, R माइनस एक्स। और सेंटर ऑफ मास लिखने के लिए किसी फॉर्म में लिखना हो, किसी एक पार्टिकल पर तुम ओरिजिन को कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ पर ओरिजिन है। जैसे मैं मान सकता हूँ कि ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये तुम्हारा x एक्सिस है, ऐसे मैं मान सकता हूँ 0 0 पर है। M1 कहाँ रखा हुआ है, 0 0 पर, और M2 कहाँ रखा हुआ है, M2 की पोजीशन बताओगे मुझे? M2 का पोजीशन R0 पर रखा, R0 पर रखा हुआ है, वो 0 0 पर है, वो R0 पर है। अच्छा, M1 के ऊपर 0 0 क्यों लिया? M2 के ऊपर भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। M1 पर ले सकते हो, M2 पर भी ले सकते हो, और ऐसा भी कर सकते हो दोनों में से किसी पर भी ना लो, बाहर कहीं ले लो। सिस्टम तुम ऐसे भी ले सकते थे, हो। नैन्सी स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? नैन्सी यस सर। स्क्रीन नहीं आ रही है? नो सर। क्या रहा है? कोई बात नहीं, वहाँ नेटवर्क नहीं होगा ना उनके पास। क्या रहे हैं सर? जो आपने स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी बस वो आ रही है और कुछ नहीं आ रहा। नेटवर्क ठीक आ रहा है, नेटवर्क तो ठीक आ रहा है, आवाज सर नेटवर्क अभी यहाँ बेटा। ऐसा करो, एक बार मीटिंग ना लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, नेटवर्क ठीक लग रहा है, एक बार दोबारा ज्वाइन करो। हाँ जी, तो ये पॉइंट जो ओरिजिन सिस्टम जो मैंने 0 0 लिया है, तुम M1 पर ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, M2 पर भी ले सकते हो, वो भी तुम्हारी मर्जी है, और दोनों में से किसी पर भी ना लो, वो भी तुम्हारी मर्जी है। मैं कहना चाहता हूँ कि सिस्टम तुम यहाँ भी ले सकते थे, 0 0 यहाँ भी हो सकता था, 0 0 किसी भी पार्टिकल पर ना हो, ऐसा भी हो सकता है ना। पर हम ऐसा नहीं करते ना, मैं करूंगा, मैं 0 0 बाहर ले लूँ, क्यों? क्योंकि मुझे कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है। M1 तो एटलीस्ट 0 पर वो सीधी सब चीज 0 हुई ना, 0 करते हैं तो 0 इंटू समथिंग इज 0, है ना, 0 प्लस कोई नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर, तो 0 से साथ हमें डील करना थोड़ा आसान लगता है ना। मल्टीप्लाई करना हो तो भी इजी है, ऐड करना हो तो भी इजी है। अल्टीमेटली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कैलकुलेशन करने में काफी हेल्प करता है अगर हम किसी एक पार्टिकल पर ही अपना ओरिजिन ले लें, तो हमारी गलती होने, कैलकुलेशन कम होंगे तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैं भी मुझे कैलकुलेशन थोड़ी कम आती है, तो मैं हमेशा किसी एक पार्टिकल पर अपना 0 0 लेकर चलूंगा, इसको बाहर नहीं रखूंगा, ठीक है ना। तो मैं बाहर नहीं रखूंगा, रख सकते हो तुम चाहो, तुम्हारी मर्जी है, ऐसा मैं कंडीशन लगा नहीं रहा हूँ। तुम्हें कैलकुलेशन करने में अच्छा लगता हो तो कर लो, बाहर रख लो उसको। तो M1 था, उसको मैंने 0 0 पर मान लिया। सर सेंटर ऑफ मास पर भी रख सकते हो ओरिजिन? सेंटर ऑफ मास पर भी रख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास जहां तुम्हारा मन करे, पर सेंटर ऑफ मास तो हमें पता ही नहीं है ना, पता है क्या? तो फाइंड ही करना है। अगर वो पता ही है कि यहाँ सेंटर ऑफ मास है, तो फाइंड क्या करना है ना, रख सकते हैं। वो इंडिपेंडेंस है तुम्हारे पास, चाहे जहां जहां रखो। हाँ, सेंटर ऑफ मास गिवन हो और पार्टिकल की पोजीशन पूछी गई तो ठीक है, सेंटर ऑफ मास पर मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई हमारा सेंटर ऑफ मास 0 0 पर है, ऐसा होगा, क्वेश्चंस आएंगे, देखना तुम करेंगे ऐसा। तो अब अकॉर्डिंग टू फॉर्म, अब देखो ये दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये तो मतलब नहीं बनता वाई हम कैलकुलेट करें, एक्स ना तो इसके पास वाई कोऑर्डिनेट है ना इसके पास वाई कोऑर्डिनेट है, y1 भी 0, y2 भी 0, तो YCM भी 0 आने वाला है। कोऑर्डिनेट तो सिर्फ इसके पास एक्स है, इसके पास एक्स है, तो हम लिखते हैं एक्सियम हमारा कैलकुलेट होगा। एक्सियम कितना होगा, M1 x1, M1 कितना है, M1 कहाँ पर रखा हुआ है, M1 की पोजीशन से मल्टीप्लाई करना है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ M1, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ M1 कितना है, 0 and x coordinate of M2 R,
और टोटल मास बताओ, टोटल मास कितना होगा सिस्टम का? m1 plus m2. m1 plus m2, तो m1 into 0 plus m2 into r by m1 plus m2. तो पोजीशन मिल गई हमें x xcm m2r by m1 plus m2, ये पोजीशन मिल गई। अब ये जो डिस्टेंस है ना xcm, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कहाँ से है? ये डिस्टेंस कहाँ से बताओ? डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से? ओरिजिन। और डिस्टेंस फ्रॉम m1, m1 तुम्हें बताना पड़ेगा, ओरिजिन हमारा m1 पर लिया था हम लोगों ने। तो ये जो xcm है ये डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का, m2 से भी हो सकता है, m1 से भी हो सकता है, पर हमारे रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो हमने अपना ओरिजिन सिस्टम लिया था, कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था, उसमें 0 0 कहाँ था? m1 पर था। तो ये जो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास जिसको मैंने xcm लिखा है इज इक्वल टू m2r by m1 plus m2 डिस्टेंस फ्रॉम m1। ये m1 से है, ये m1 से है xcm। ठीक है, देखिए इन दोनों का डिस्टेंस देखते हैं कितना है डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस है, एक है x तो हमारे पास आ ही गया ना, x इज इक्वल टू m2 r बाय m1 प्लस m2, है ना। x तो यही है डिस्टेंस फ्रॉम m1। r माइनस x चेक करें कितना आता है, r माइनस x इज r minus x is the distance from m2, distance of center of mass। सेंटर ऑफ मास ये देखो, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है m2 से। मैं r minus x भी देखना चाहता हूँ। ये x जो है डिस्टेंस फ्रॉम m1 है, r minus x is the distance from m2 and that will be, तुम कैलकुलेट करोगे तो यही आता है m1 by m। टू पार्टिकल सिस्टम, बट ये अच्छा नहीं, ओके सर, ओके। r में से x माइनस कर दोगे तो ये आएगा m1r by x। स्टेप सॉल्व करूँ क्या इसको? नो सर। सर एक बार कर दो। कर ही रहे, r माइनस x की वैल्यू पुट करो, x इज m2r by m1 plus m2। r माइनस x इज, तो m1 plus m2 एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, m1 plus m2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे m1r प्लस m2r माइनस m2r, m2r से m2r कैंसिल हो गया, m1r बाय m1 प्लस m2। तो r माइनस x हमारे पास आता है m1r बाय m1 प्लस m2, और x हमारे पास आता है m2r बाय m1 प्लस m2। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो देखो m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाता है, r से r कैंसिल हो जाता है, और ये आता है r माइनस x बाय x इज इक्वल टू m1 बाय m2। और हमें क्या समझ में आया? डिस्टेंस इन केस ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम क्या समझ में आया हमें? वो देखें डायग्राम में दोबारा बनाता हूँ। यहाँ पर ये m1 है, ये m2 है, इनके बीच में डिस्टेंस जो r है, ये x है। डिस्टेंस ऑफ m1 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास इज x, डिस्टेंस ऑफ m2 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है, डिस्टेंस ऑफ m2 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास इज r माइनस x। और इनके जो डिस्टेंस का रेशियो है टू पार्टिकल सिस्टम में, डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस ऑफ m1 इज x एंड डिस्टेंस ऑफ m2 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास इज r माइनस x। इनका डिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास है। m1 का डिस्टेंस है तो m1 नीचे आएगा, और m2 का डिस्टेंस है तो m2 यहाँ ऊपर आएगा। समझ में आया क्या? मतलब ये m1 जो है इसके प्रोपोर्शन है, ये m1 इसके प्रोपोर्शनल है, और ये जो m2 है m2 इसके प्रोपोर्शनल है।
नहीं पता लगा। और देखो, और देखो, ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है ए एंड बी, ये सेंटर ऑफ मास है, ये m1 है, ये m2 है, ये r1 है, ये r2 है, ठीक है ना। तो इनका जो रेशियो है, इनकी जो डिस्टेंस का रेशियो है r1 by r2, इनके मास के इनवर्स रेशियो के इक्वल होगा, m2 by m1 होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ r1 by r2 is equal to m2 by m1। इनवर्स है, r1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1 दिखाई दे रहा है। और तुम ऐसे कर सकते हो, और तुम ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, m1 r1 is equal to m2 r2। ये है मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली, क्योंकि डायरेक्शन दोनों के ऑपोजिट है। सेंटर ऑफ मास से r1 राइट साइड, लेफ्ट साइड में, r2 राइट साइड में, मैग्नीट्यूड ओनली। अगर मैं डायरेक्शन की फॉर्म में लिखना चाहूँ कभी, तो m1 r1 अगर मैं लिखा है तो माइनस साइन के साथ m2 r2, ठीक है। ये तो मैं वेक्टर के साथ भी यूज कर सकता हूँ और मैग्नीट्यूड के साथ भी। तुम देखना काफी बढ़िया एप्लीकेशन है इसकी। अगर ये पॉइंट तुम्हें समझ में आया तो इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है इस हमने डिस्कस किया टू पार्टिकल सिस्टम। और इसलिए मैंने कहा भी था, सिंपलेस्ट पुली मास सिस्टम को याद रखो, एक्सेलरेशन टेंशन डायरेक्ट पता होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन ऑफ अ सिंपलेस्ट मास पुली मास सिस्टम इज m1 minus m2 over m1 plus m2 times of z, and tension is 2m1 m2 by m1 plus m2 into z। आगे भी आएगा, इस चैप्टर में भी आएगा ये पुली मास सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ भी वो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा फिर वहां से उठा के, कि तो पता है मुझे इस इक्वल होता है, ठीक है। तो ऐसे टू पार्टिकल सिस्टम को भी तुम याद रखोगे तो तुम्हें काफी हेल्प मिलेगी एप्लीकेशंस में, क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो टू पार्टिकल सिस्टम में क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास से दोनों पार्टिकल के डिस्टेंस का रेशो उनके मास के इनवर्स रेशो के इक्वल होता है, ठीक है ना। और उसको लिख देते हैं। तो लाइन तो तुम्हें वैसे ये याद रखनी चाहिए, लाइन तो तुम्हें मतलब मैथमेटिकल तुम्हें ये याद हो, ये थोड़ा कंफर्टेबल रहता है मेरे हिसाब से। m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2, या m1 r1 इज नेगेटिव साइन के साथ m2 r2। उसको लिख देते हैं, सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द डिस्टेंस, distance between two particles in the inverse ratio of their masses, in the inverse ratio of their masses। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का क्वेश्चन करते हैं। 4 पार्टिकल सिस्टम है, ये है m1 m2 m3 m4, ये सब गिवन है। ये y एक्सिस है, ये भी गिवन है, ये x एक्सिस है, इनकी पोजीशन भी दी हुई है। ये ऑब्वियस है कि 0 0 होगा, और ये स्क्वायर है, ये 1 0, ये 1 1, और ये x 0 1, ये 0 1। स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर, ये सब 1 मीटर में। मास अगर देखें तो m1 इज 1 किलोग्राम, m2 2 किलोग्राम, m3 3 किलोग्राम, m4 4 किलोग्राम। एक्सियम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, हालांकि
तुम्हें पता होगा एक्सियम कितना आएगा, m1 x1 एंड y सिम दोनों लिखेंगे। एक्सियम बताओगे कितना आएगा एक्सियम, m1 में डायरेक्ट पुट करता हूँ 1 into 0 प्लस m2 इज m2 का एक्स कोऑर्डिनेट 1 प्लस m3 का एक्स कोऑर्डिनेट 1 प्लस m4 का एक्स कोऑर्डिनेट 0 बाय टोटल मास 1 + 2 + 3 + 4 10 टोटल हो गया 2 + 3 5 बाय 10 इज 1/2 1/2 मीटर। ऐसे YCM लिखो, YCM m1 का y कोऑर्डिनेट, m1 का y कोऑर्डिनेट 1 m2 का y कोऑर्डिनेट 1 m3 का y कोऑर्डिनेट 0 m4 का y कोऑर्डिनेट 0 और टोटल मास कितना हो गया ये 3/10 is 0.3 मीटर एंड 0.5 मीटर। मतलब यहाँ से x कोऑर्डिनेट हो गया सेंटर ऑफ मास का 0.5 मतलब यहाँ कहीं, एंड y कोऑर्डिनेट हो गया 0.3, टोटल 1 है 0.3 यहाँ कहीं। ये हो गया सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट हो गए 0.5 0.3। ठीक है ना, आज तो तुम उसको रीड कर लेना अपनी बुक से, थोड़ा बहुत पढ़ना सेंटर ऑफ मास के बारे में, क्या होता है सेंटर ऑफ मास। अभी चीजें सिंपल है, आज तो सिंपल बातें थी, कल थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं आगे। सर हमें ये कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे ना पहले से ही? ये कोऑर्डिनेट्स कई बार नहीं दिए होते, देखो एक एग्जांपल मैं देता हूँ। कोऑर्डिनेट्स हमेशा दिए नहीं होते, होमवर्क है तुम्हारा, सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है, ये भी ए और ये भी ए, मास है, मास में रखो m1 m2 एंड m3। m1 सेम ले लो 1 किलोग्राम, m2 2 किलोग्राम, m3 3 किलोग्राम। सेंटर ऑफ मास हमें गिवन नहीं होगा, मास गिवन है, मास तो गिवन है ना, m1 m2 एंड m3, m1 1 किलोग्राम है, m2 2 किलोग्राम, गिवन है ये। सेंटर ऑफ मास हमें पता करना है, साइड इसकी a है, इक्वेटर ट्रायंगल है तो साइड a मतलब मान लेते हैं कि ये a इज 1 मीटर, सिंपल रहेगा, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, a 1 मीटर है। सेंटर ऑफ मास अब कहाँ होगा, तो मैंने कहा था सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करो कि किसी एक पॉइंट पर ओरिजिन मान लो, किसी भी एक पॉइंट पर, तुम बाहर भी ले सकते हो पर अच्छा रहता है किसी एक पॉइंट पर ले लें तो फिर हमने ये एक्स एक्सिस ले लिया और ये वाई एक्सिस ले लिया, तो इससे कोऑर्डिनेट पता लग गया ना कितने हैं इसके, 0 0, तो गया ना पता, m2 तो 0 0 पर है, m3 भी तुम्हें पता लग गया, m3 कितने हैं, a0, m1 के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, a यही तो होमवर्क है, ये पता कर लो, वैल्यूज फॉर्मूला तुम्हें पता है ऊपर, xcm कितना होगा, ycm कितना होगा, कैलकुलेट तो ऐसे ही करने है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स पता कर लेना कितने, और कल हो सकता है मैं भूल जाऊं, अगर ना हो कैलकुलेट तो मुझे बताना, इक्वेटर ट्रायंगल काफी बार यूज होती है हमारे फिजिक्स में, a root 3/4 a√3/4 सर a/2 √3/2 है। हाँ ये a नहीं, a तो कोई भी नहीं होगा, a तो कोई भी नहीं होगा, a/2 a sin 60, हाँ ठीक है, a/2 √3/2 है। हाँ ये ठीक है। तो सब बच्चे कैलकुलेट करना कैसे आया ये, है ना, उसके बाद एक्सियम वाईसीएम कैलकुलेट कर लेना, नहीं होगा तो कल बताएंगे, सब कैलकुलेट करके देखना कैसे आता है ये, ठीक है। मीटिंग लीव कर दो, मैं भी लीव करता हूँ, थैंक यू सर।
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.